Assalamualaikum. I'm Professor Mohammed Shahdad, your physics teacher. Today we are going to discuss MDCAT lecture second year physics chapter 12 electrostatics. तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इस लेक्चर के अंदर हम कूलम्ब लॉ से रिलेटेड भी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और जो इम्पोर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर के एंड पे हम इन दोनों टॉपिक्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और कूलम्ब लॉ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से एमडीकैट टेस्ट ईकैट एंड टेस्ट के अंदर अपीयर होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चैप्टर नंबर 12 की जो हेडिंग है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा, ठीक है। आप लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन की थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बेसिकली ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्ज को स्टडी करते हैं लेकिन स्टेशनरी कंडीशन के अंदर, रेस्ट कंडीशन के अंदर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए वो है चार्ज। तो हम आज के लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज के बारे में बेसिक कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटीग्रेट, ठीक है। तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू व्हिच इट अट्रैक्ट्स और repel the other body। यहाँ पे टर्म यूज की इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? नेचुरल, ठीक है। तो मतलब ये है कि चार्ज जो है किसी बॉडी के ऊपर नेचुरली होता है। ये हर बॉडी की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि जो चार्जेस हैं इसके दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए कि चार्ज का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत इजी हैं और ये हमें ऑलरेडी से पता है। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रूल पढ़ा है कि सेम चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, अगर इनसे तो रिपेल करेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये दोनों नेगेटिव चार्जेस भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो दीज आर आल्सो नोन एज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। उसके बाद चार्ज फॉर एसआई यूनिट है वो कूलम्ब होता है, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यूज की जाती है पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज को समझ लेते हैं कि पॉइंट चार्ज क्या है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज लार्जर, अगर दो चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है वो लार्जर हो, किस चीज से लार्जर? उनके साइज से, तो हम कहेंगे कि वो दोनों जो चार्ज हैं वो क्या है? पॉइंट चार्ज है एक दूसरे के लिहाज से। फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं और इनके बीच डिस्टेंस सपोज करेंगे r है और इस r डिस्टेंस को इतना बढ़ा दें कि ये सपोज करें दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए। अब ये जो डिस्टेंस है इनके साइजेस से क्या है? ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे के लिए क्या बन जाएंगे? पॉइंट चार्ज बन जाएंगे। सिमिलरली अब जो है कूलम्ब की डेफिनेशन भी हमें पता होनी चाहिए क्योंकि चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है? वो कूलम्ब है। तो कूलम्ब के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं कि चार्ज कूलम्ब की डेफिनेशन वो किस तरह से होती है। इफ 1 एम्पीयर करंट passes through कंडक्टर, अगर 1 एम्पीयर का करंट किसी भी कंडक्टर से पास करता है, फ्लो करता है फॉर 1 सेकंड, तो हम कहेंगे कि उसका चार्ज कितना है? 1 कूलम्ब है। अब ये जो स्टेटमेंट है या ये जो डेफिनेशन हमने कहां से डिराइव की? क्योंकि आपको पता है कि करंट का जो फॉर्मूला होता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो यहां से अगर हम चार्ज की यूनिट निकालें तो क्या आएगी? करंट मल्टीप्लाई टाइम। तो और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पीयर और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो हम कहेंगे इफ 1 एम्पीयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू एन कंडक्टर इन सेकंड, तो हम कहेंगे कि उसका चार्ज कितना है? 1 कूलम्ब।
इसके अलावा जो है एक और स्टेटमेंट भी है कि फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्जेस, अगर आपके पास फोर्स है और उसमें क्या है इक्वल चार्जेस हैं और वैक्यूम के अंदर है चार्जेस, ठीक है, और उनके बिटवीन डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, तो हम कहेंगे कि अगर फोर्स कितनी है 9 क्रॉस 10⁹ मीटर फोर्स आती है, तो उनका मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 1 कूलम, ठीक है। इट मींस Q1 charge will be equal to Q2 charge and it is equal 1 coulomb, क्योंकि हमने कहा है कि चार्जेस क्या हैं इक्वल चार्जेस, ठीक है। इसी तरह से कुछ टर्म्स हम इस चैप्टर में तो और भी यूज करते हैं, जैसे कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब अगर एक लेंथ के ऊपर हम चार्जेस को कंसीडर करते हैं सिर्फ एक एक्सेस के अराउंड एक लाइन पे, जिसे हम लीनियरली कह सकते हैं, तो इस तरह की डेंसिटी को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। वैसे हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बॉडीज के बारे में बात कर रहे थे तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन जब हम चार्जेस के बारे में डिस्कशन करते हैं तो फिर उस केस में हम मास की जगह पे किसको कंसीडर कर लेते हैं, चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर में हमारे पास देखेंगे लेंथ के बारे में, लेंथ है एक लेंथ है लीनियर है या वन डायमेंशनल है, या आपके पास चार्ज है वो एक सरफेस पे है वन डायमेंशनल पे प्लेन पे है, या फिर थर्ड हमारे पास कंडीशन हो सकती है कि अगर आपके पास एक इनक्लोज्ड सरफेस है जो कि 3 डायमेंशनल है, उसके ऊपर अगर चार्ज है तो उसमें आपके पास 3 डेंसिटीज आती हैं। एक होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर वन डायमेंशनल आपके पास कोई लेंथ है उसके ऊपर चार्जेस है तो वो चार्ज डेंसिटी होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर चार्ज है एक प्लेन सरफेस के ऊपर है तो हम उस डेंसिटी को क्या कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये क्या होगा चार्ज पर यूनिट एरिया। सिमिलरली थर्ड केस अगर हमारे पास एक इनक्लोज्ड सरफेस है, जैसे कि स्फीयर हमने कंसीडर किया, तो स्फीयर के केस में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा और इसको क्या कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये 3 टर्म्स हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर यूज करते हैं। इसके अलावा आपने ये सुना होगा कि जब हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या उसमें ऐड करते हैं उसकी वजह से उसको कुछ आता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एटम के ऊपर किसी चीज के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या है नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी बॉडी के ऊपर डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की तो हम कहेंगे वो बॉडी क्या है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो इट मींस कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, तो हम उसके ऊपर सिर्फ इस चीज की वैल्यू बताएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बताएंगे। इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड है, बेसिकली यही डिसाइड करता है कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज। सिमिलरली है अगर हमने ये भी पढ़ा है कि अगर हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्रीली छोड़ दें तो वो पॉजिटिव से, अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। इट मींस कि जैसे जैसे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ या नेगेटिव फील्ड की तरफ मूव करेगा उसकी स्पीड क्या होगी चेंज होगी। तो कहते हैं कि इस तरह चार्ज के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो उसका जो एक्सेलरेशन है चार्ज का हम लिख सकते हैं q/m। अब ये जो है ये कहां से हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमने पहले पढ़ा है a क्या होता है F/m, ठीक है। एक्सेलरेशन का फार्मूला ये हमने 9th क्लास में भी देखा था, तो ये न्यूटन के सेकंड लॉ से हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है अगर हम एक्सेलरेशन को फाइंड करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है ये न्यूटन की फोर्स है, यहाँ हम कूलम्ब फोर्स बात कर रहे हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। और इसका हमने जो फार्मूला है वो QE भी पढ़ा हुआ है, इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो क्या आता है QE/m। ये यहाँ एक्सेलरेशन ऑफ एनी बॉडी व्हिच इज acceleration of any charge which is present in an electric field। तो ये जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब एक फोर चैप्टर के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। अब हम जो है कूलम्ब लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं कि कूलम्ब लॉ के अंदर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एज ए एमसीक्यू जो है अपीयर हो सकते हैं या एज ए एमसीक्यू जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो है कूलम्ब लॉ को। कूलम्ब लॉ के अंदर हमने पूरा टॉपिक डिस्कस नहीं करना, लाइक हमने उसकी डेरिवेशन और इस तरह से हमने उसको
क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था वैसे नहीं करेंगे, बल्कि इसके अंदर हम जो है सिर्फ बेसिक पॉइंट देखेंगे जहां से पेपर के अंदर एमसीक्यू अपेयर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ, ठीक है, और इसमें जस्ट हम कूलम्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे और इसके स्टार्ट में कूलम्स लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और उसके बाद जो है कूलम्स लॉ से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ से। तो कूलम्स लॉ के बारे में आपने जो पढ़ा है वहां से उसमें से एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कूलम लॉ है इट इज एन एम्पिरिकल लॉ। जो कूलम लॉ है ये क्या है, इट इज एन एम्पिरिकल लॉ। अब ये एम्पिरिकल लॉ क्या होता है, तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं जिनके रिजल्ट्स जो हैं हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिलीज करते हैं। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं जिनकी जो रिजल्ट्स हैं वो हमें एक्सपेरिमेंट्स के बाद मिलते हैं। तो ये जो कूलम लॉ है ये एम्पिरिकल लॉ है क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें एक्सपेरिमेंट से मिलते हैं। इसको लिखेंगे रिड्यूस्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। हम इसको एक्सपेरिमेंट जो इसको रिड्यूस किया गया था वो एक्सपेरिमेंट्स। अब कूलम लॉ की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी फेमस है। जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स वो चार्जेस और उनके बीच जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रही होती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इसकी जनरल फॉर्म में हम मेंशन कर रहे थे हमने पढ़ा है कि F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 over R square and R यूनिट वेक्टर। अब क्योंकि ये जो कूलम फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम देखते हैं कि एक वेक्टर को हम किस तरह से लिखते हैं। सपोज एक वेक्टर है और उसे लिखेंगे वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन। सिमिलरली यहां पे देखिए जो कूलम फोर्स है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड ये जो सारी वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है इसका मैग्नीट्यूड एंड दिस यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन। तो ये जो है जनरल फॉर्म है कूलम्स लॉ की जो कि बड़ी फेमस है। अब यहां हम देखेंगे कि ये जो कूलम फोर्स है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। चार्जेस पे क्या इफेक्ट है, चार्जेस का इस पे क्या इफेक्ट होता है और अदर चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस को लेके उसका क्या इफेक्ट होगा। तो हम इसको देखते हैं कि ये जो कूलम फोर्स है कूलम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q। अब इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। अब इसका मतलब क्या है उसको देखें जरा। इसका मतलब ये है कि Q1 चार्ज जितनी फोर्स Q2 पे लगाएगा उतनी ही Q2 फोर्स लगाएगा Q1। तो हम इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हम इसे कहते हैं कि ये एक म्यूचुअल फोर्स है। इट इज अ म्यूचुअल फोर्स क्योंकि दोनों चार्जेस के इफेक्ट हो रहे हैं। Q1 जितनी फोर्स Q2 पे लगाएगा सेम उतनी ही फोर्स Q2 Q1 पे भी लगाएगा। इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्या है, एक म्यूचुअल फोर्स है। सिमिलरली हमारे पास सेकंड रिलेशन है फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये इनवर्स R के साथ है। मतलब ये कि अगर आपके पास दो चार्जेस हों और उसके बिटवीन डिस्टेंस हम R कंसीडर कर लें। सपोज ये एक चार्ज है पॉजिटिव Q और ये सेकंड चार्ज है पॉजिटिव Q, इसको हम Q2 कह देते हैं और ये Q1 चार्ज है और हम इसके बिटवीन डिस्टेंस अगर R कंसीडर करते हैं तो जो ये फोर्स है इस R डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, अब हम इसकी कुछ प्रॉब्लम देखेंगे तो इससे ये और क्लियर हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं क्योंकि एमसीक्यू के अंदर या एमसीक्यू के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है उसमें ग्राफ शो किया होता है और उसमें हमें बताना होता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ग्राफ कौन सा है। इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह आप लोगों ने सॉल्व नहीं करनी, जिससे वैल्यूज भी नहीं निकालनी होगी। जस्ट क्या होता है कि आप लोगों को ये शेप याद रखनी है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन फोर्स
between force and r, तो ये ग्राफ की कुछ शेप जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ये ग्राफ है वो कुछ इस तरह से नजर आए। तो ये जो शेप है दिस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद r, और ये r का इन्वर्स डायरेक्शन। और दूसरी जो शेप है वो बिल्कुल अगर हम r ना लिखें बल्कि r की जगह पे सपोज कर लें कि हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से हो, जो कि फोर्स और 1/r स्क्वायर के बिटवीन हो। तो यहाँ पे इस केस में आपके पास जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। बस आप लोगों ने ये जो है सिर्फ ग्राफ की शेप याद रखनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का r के साथ रिलेशन है। अगर r है तो इस तरह का ग्राफ होगा, और अगर 1/r² है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। सिमिलरली आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को जो है होल्ड करती है। इसके अलावा जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इट आल्सो होल्ड्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये जो है हमारे पास एक जनरल जो फॉर्म है कूलॉम लॉ की, हमने उसके बारे में डिस्कशन किया। अब यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से, जिसकी वैल्यू है 9 क्रॉस 10⁻⁹, और इसकी यूनिट याद रखते हैं व्हिच इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और k की जो वैल्यू है वो कितनी है, k की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये वाली वैल्यू है, इसको k से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट नजर आ रहा है इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये फ्री स्पेस क्या है, मतलब अगर दो चार्जेस के बिटवीन में कोई मीडियम नहीं है, स्पेस है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, जो कि क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। मतलब ये k की जो वैल्यू है ये मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर दो चार्जेस के बिटवीन हम मीडियम चेंज कर देंगे तो डेफिनेटली k की वैल्यू भी अफेक्टेड होगी, और जिसकी वजह से कूलम फोर्स की क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसके लिए भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12, और इसके यूनिट्स जो हैं आपने ये जो यूनिट ऊपर लिखे होते हैं इनको जस्ट इन्वर्स कर देना है। मतलब इसके यूनिट क्या आएंगे, कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये जो है एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू है वो 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12। ठीक है। अब हमने कहा है कि ये जो k के बारे में हम फर्दर डिस्कशन करते हैं, डिपेंडेंस ऑफ k लिखते हैं, डिपेंडेंस ऑफ k, कि ये जो k की वैल्यू है ये बेसिकली इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। ठीक है। अभी हमने देखा कि ये जो k की वैल्यू है ये एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रही है, मतलब मीडियम पे डिपेंड कर रही है। अब मीडियम का क्या इफेक्ट होगा, सपोज करें कि आपके पास अगर कोई मीडियम यूज करते हैं फ्री स्पेस की जगह पे, सपोज करें कि हम वुडन शीट यूज करते हैं बिटवीन द टू चार्जेस, तो अगर आप इसको इमेजिन करें तो हम यही देखेंगे कि अगर दो चार्जेस के बिटवीन एक वुडन शीट आ जाएगी देन डेफिनेटली फोर्स क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी। फोर्स इफेक्ट कैसे होगी, तो फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब भी हम दो चार्जेस के बिटवीन कोई मीडियम रखेंगे तो वो फोर्स जो है चेंज हो जाएगी, और चेंज होने के साथ साथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब वो देखें और कितनी डिक्रीज हो जाएगी, उसके लिए हम यूज करते हैं एप्सिलॉन r। और ये एप्सिलॉन r क्या है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, अब उसको देख लेते हैं कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये किसी भी मीडियम की वैल्यू होती है। सपोज करें कि हमने कोई वुडन शीट रख दी है या हमने वाटर बिटवीन टू चार्जेस रख दिए हैं, तो ये जो है रिलेटिव परमिटिविटी होगी उस मीडियम की। और इसका इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये एप्सिलॉन नॉट है, हमने जस्ट इसके साथ क्या ऐड कर देना है, एप्सिलॉन
आर ऐड करते हैं तो ये k की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ क्या आ जाएगा एप्सिलॉन। ठीक है, अब अगर हम इस कूलम फोर्स को लिखें तो कूलम फोर्स के ऊपर इस मीडियम का क्या इफेक्ट होगा, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल, बाकी जो सारी वैल्यूज हैं देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर, ये तो वैसे रहेगा, सिर्फ इसके साथ क्या चीज ऐड हुई है एप्सिलॉन r ऐड हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे F फॉर मीडियम जो होगी फोर्स उस पे आपके पास ये फोर्स फॉर वैक्यूम जो है ये डिक्रीज हो जाएगी, कितना डिक्रीज हो जाएगी एप्सिलॉन r डिक्रीज हो जाएगी, जितनी रिलेटिव परमिटिविटी का हम मीडियम रखेंगे बिटवीन द चार्जेस तो उतनी ही जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं जैसे कि आपको पता है कि जो वाटर के लिए for water epsilon r is equal to approximately equal to 78, तो इस केस में आपके पास देखें फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा, ये जो फोर्स है फॉर इन केस ऑफ वाटर अगर हम यूज करें बिटवीन द टू चार्जेस तो आपके पास ये फोर्स फॉर वैक्यूम है ये रिड्यूस हो जाएगी कितना 78। ठीक है, तो बेसिकली ये इफेक्ट है मीडियम का, अगर आप दो चार्जेस के बीच मीडियम कर देते हैं तो फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम डिस्कस करते हैं इन वेक्टर फॉर्म कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में हो हम उसे कैसे शो करेंगे या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए जरा ये चीजों को हम इतना ज्यादा डीप नहीं लेके जाएंगे, जस्ट सिंपल केसेस कंसीडर करेंगे और उसी से हम सिंपल कांसेप्ट जनरेट करेंगे। देखिए सपोज करें कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज, अब क्या होगा कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, और हमने कहा है कि जो कूलम्ब फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज अ म्यूचुअल फोर्स। ठीक है, अब म्यूचुअल फोर्स होने के बाद देखिए जरा ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है, सपोज करें कि ये चार्ज जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये सपोज करें कि q2 चार्ज है और ये क्या है q1 चार्ज। अब q1 और q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा उसको लिखेंगे, देखिए कैसे हम इसको लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन टू बाय 1। अब देखिए पढ़ना कैसे है वेक्टर फॉर्म के अंदर, फोर्स एक्टिंग ऑन टू बाय 1 हम इसे लिखेंगे F21। सिमिलरली क्योंकि म्यूचुअल फोर्स है तो ये वाला जो चार्ज है q2 वो q1 पे भी सेम फोर्स लगाएगा लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। तो यहां पे हमारे पास फोर्स को कैसे पढ़ेंगे, देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2, तो ये आपके पास F12 फोर्स होगी और ये क्या होगी F21 फोर्स होगी, और इसके बिटवीन अगर हम डिस्टेंस r कंसीडर कर लें, अब देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आपके पास ये जो F21 फोर्स होगी F21 फोर्स, हम F21 फोर्स को लिखेंगे F21 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर, और यहां पे देखिए हमने डायरेक्शन शो करी, अब डायरेक्शन किस तरफ है r, ये जो 2 के ऊपर फोर्स लग रही है इसकी डायरेक्शन कहां से 2 से 1, तो यहां पे लिखेंगे इसको r21 डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली जो है आपके पास ये जो सेकंड फोर्स है F12 जो है इसको हम लिखेंगे ये 1/4 का एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम a भी लिख सकते हैं, यहां पे भी हम a लिख देते हैं ताकि ये जो वैल्यू है थोड़ी सिंपल हो जाए, तो ये a लिखेंगे और q1 q2 ओवर r स्क्वायर एडिड आएगा, जस्ट इसका यूनिट वेक्टर चेंज होगा जो कि क्या होगा 1 2 होगा। अब जरा गौर से अगर एक बात देखें तो हम देख रहे हैं कि जो आपके पास F21 फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड और जो F12 फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, और जस्ट डिफरेंस किस चीज में आ रहा है इनकी डायरेक्शन में आ रहा है, जस्ट इनकी डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है ऑपोजिट है, तो हम इसको लिख सकते हैं F12 इज इक्वल माइनस F21। अब ये हमें इक्वेशन क्या शो करती है कि इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है डायरेक्शन का डिफरेंस है। तो इससे रिलेटेड कुछ
प्रॉब्लम्स आती हैं पेपर के अंदर, हम उसको डिस्कस करते हैं। सपोज करें कि आपके पास एक चार्ज है +3 कूलम या माइक्रो कूलम कंसीडर कर लेते हैं, और एक चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं 10 माइक्रो कूलम। अब देखिए आपके पास ये दोनों चार्जेस सेम हैं और पॉजिटिव चार्जेस हैं, सो इस तरह से कह रहा हूं चार्जेस के लिहाज से, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो 10 माइक्रो कूलम का चार्ज है ये इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा, और ये जो 3 माइक्रो कूलम का चार्ज है ये इसके ऊपर क्या करेगा, कम फोर्स लगाएगा। लेकिन हम इसको देख चुके हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर कि इनके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और हमने यहां पहले भी ये बात की है कि ये जो फोर्स है ये क्या है, म्यूचुअल फोर्स है। इट मींस जितनी फोर्स 3 माइक्रो कूलम का चार्ज 10 पे लगाएगा, सेम उतनी ही फोर्स 10 माइक्रो कूलम का चार्ज किस पे लगाएगा, 3 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ, मैं इसको जो है डिफरेंट तरह से लिखता हूं ताकि इसको आप मेंशन कर सकें। रेशियो बिटवीन जो चार्जेस हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हैं वो 1/1 होती है। ठीक है, हमेशा ये भी हमेशा इसका यही आंसर आएगा, चार्जेस के मैग्नीट्यूड जैसे आप मर्जी चेंज करते रहे, एक बहुत बड़ा चार्ज कहते हैं और दूसरे को बहुत छोटा चार्ज कहते हैं, लेकिन दोनों फोर्सेस सेम एक्सर्ट कर रहे हो। जितना स्मॉल चार्ज ग्रेटर चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, उतनी ही फोर्स ग्रेटर चार्ज स्मॉलर चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो सेम इन द केस जो है आप देख सकते हैं कि फोर्स ऑफ सन इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स ऑफ अर्थ। अब देखें जो सन और अर्थ है इनके मासेस जो है, मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जितनी फोर्स अर्थ सन पे लगाएगी उतनी सन फोर्स एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर, तो ये जो है ये भी हम यहां से एक सिनेरियो जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, ये तो हमने वेक्टर फॉर्म में डिस्कशन कर ली कि अगर हमारे पास कूलम फोर्स को हम जस्ट इन वेक्टर फॉर्म देखें तो इस तरह से होगा। अब हमारे पास अगर इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म देखें, मैग्नीट्यूड फॉर्म अगर देखें किसी भी चार्ज की, क्या देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड, ये तो हमने वेक्टर फॉर्म के केस में डिस्कस कर लिया कि डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब हमारे पास क्या केस होगा, सेकंड केस ये होगा कि आपके पास अगर देखेंगे फोर्स F = K Q1 Q2 ओवर r²। अब देखिए जरा, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ली है, हमने यहां पे इसका यूनिट वेक्टर कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि अब हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिख रहे हैं। ठीक है, सपोज करें, सपोज Q1 एंड Q2 आर इक्वल चार्जेस। अगर हम सपोज कर रहे हैं कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल चार्जेस हैं, तो फिर हमारे पास देखिए क्या होगा, फोर्स का जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, K Q² ओवर r²। अब यहां से कुछ पेपर्स के अंदर है प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो प्रॉब्लम क्या है, सपोज करें कि आपको सिचुएशन दी जाती है इफ r इज डबल्ड। अगर हम r मतलब जो दो चार्जेस के बीच डिस्टेंस है उसको डबल करते हैं फिर क्या होगा, देखिए जरा। अब ये आपके पास फोर्स जो है F क्या होगी, K एज इट इज आ जाएगा, Q² भी वैसे ही रहेगा, R की जगह हम क्या लिख देंगे, डबल का मतलब 2R और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो फोर्स है ये रिड्यूस हो जाएगी कितनी, 1/4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी KQ² ओवर r²। सिमिलरली अगर आपके पास एक केस आता है इफ r इज हाफ, अगर हम r और डिस्टेंस को हाफ करते हैं फिर क्या होगा, उस केस में देखिए आपके पास ये जो फोर्स है F = K Q² ओवर ये 2R की जगह पे हम क्या लिखेंगे, R ओवर 2 और इसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करने पे आपके पास जो कूलम फोर्स की वैल्यू आएगी वो F = 4 टाइम्स ऑफ K Q² ओवर r²। यहां से हम देख सकते हैं कि अगर हम दो चार्जेस के बीच डिस्टेंस को कम कर दें तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रांग हो जाएगी।
और अगर डिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं तो फिर फोर्स क्या आ जाएगी, वो ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ एनालॉजीज थी, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट थे कूलम लॉ से रिलेटेड जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब हम कूलम लॉ से रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो कि पेपर के अंदर अपीयर हो। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कूलम लॉ से रिलेटेड जो पेपर्स के अंदर मैक्सिमम प्रॉब्लम अपीयर हो सकती हैं। अब हम कुछ उन ड्रिल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है हम उसको देखते हैं कि आपके पास कुछ सिचुएशंस गिवन होती हैं जस्ट लाइक दैट। देखिए जरा, आपके पास इस तरह से कोई शेप बनाई जाएगी, ठीक है, और जैसे ये एक रेक्टेंगल है और इसके 4 कॉर्नर्स हैं, से A B C एंड D, या इसको D कहते हैं या इसको C कहते हैं, ठीक है। अब इन 4 कॉर्नर्स के ऊपर चार्जेस प्लेस कर दिए जाते हैं, +2 चार्ज, +2 चार्ज और +4 चार्ज एंड +4 चार्ज। अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि आप इस शेप में बताएं कि फोर्स जो मिनिमम फोर्स होगी वो किस कॉर्नर्स में होगी या किस एरिया पे जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो मिनिमम होगी। अब देखिए जरा, मिनिमम फोर्स के लिए आपके पास डिस्टेंस जो है चार्जेस के बिटवीन वो ज्यादा होना चाहिए और चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, वो स्मॉल होना चाहिए। तो हम देखेंगे इस रेक्टेंगल के अंदर जो स्मॉल मैग्नीट्यूड है वो ये 2 पॉजिटिव चार्ज और ये 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और अगर हम इनके डायगोनल्स को मिलाएं तो ये जो डिस्टेंस है इनका, ये डिस्टेंस जो है ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो हम कह सकते हैं कि जो मिनिमम फोर्स है वो A और C पे है, ठीक है। A और C जो लाइन है यहाँ पे फोर्स क्या है, मिनिमम फोर्स है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास कुछ और प्रॉब्लम्स जो हैं वो पेपर के अंदर अपीयर होती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 ये थी हमारे पास और प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए। अब आपको एक सिचुएशन गिवन की जाती है, सपोज कि आपके पास 2 + 2 कूलम चार्ज है और +6 कूलम चार्ज और आपको कहा जाता है गिवन -2 चार्ज टू ईच। इन दोनों चार्जेस में -2 चार्ज अगर हम गिवन करते हैं फिर क्या सिचुएशन होगी। तो हमने जस्ट सिंपली क्या करना है कि ये जो चार्ज गिवन है इसको इसमें ऐड कर देना है। सपोज देखें इस -2 चार्ज को जब इस +2 चार्ज में ऐड करेंगे तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 कूलम हो जाएगी। और सिमिलरली जब -2 इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4 कूलम चार्ज आएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे फोर्स कितनी होगी तो फोर्स तो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होती है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो क्या होगी, वो 0 होगी, ठीक है। क्योंकि जब ये 4 है ये ऑल्दो हम कह सकते हैं कि बहुत ग्रेटर वैल्यू है एज कंपेयर्ड टू दिस चार्ज, बट क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है एक म्यूचुअल फोर्स है, दोनों के म्यूचुअल कॉम्बिनेशन की वजह से फोर्स कितनी आएगी, 0 फोर्स आएगी, ठीक है। सिमिलरली आपके पास इसी तरह से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका केस नंबर 2 हम देख लेते हैं, ठीक है। और इसका हम प्रॉब्लम नंबर जो है वो 3 करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3 में सिचुएशन यही होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशंस क्या कर दी जाती है, चेंज कर दी। सपोज देखें आपके पास वही पॉजिटिव 2 कूलम चार्ज है और सेकंड चार्ज क्या है, +6 कूलम। अब अगर आपसे कहा जाता है कि इन दोनों को हम गिवन कर दें कितना चार्ज, -4 कूलम चार्ज ईच को अगर हम दें, अब हमारे पास क्या सिचुएशन होगी। तो देखें जस्ट जैसे पहले हमने किया, हम ये -4 कूलम चार्ज को इस कूलम चार्ज में 2 कूलम चार्ज में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 कूलम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब ये -4 इसको देंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2 कूलम चार्ज हो जाएगा। अब देखिए जरा, यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज 0 हो गया था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज हमने थोड़ी सी चेंज कर दी है उसके लिहाज से आपके पास रिजल्ट भी क्या हो गया है, चेंज हो गया। अब इस केस में आपके पास जो फोर्स होगी वो फोर्स होगी अट्रैक्शन की। फोर्स क्या होगी, अट्रैक्शन की। देखिए हम जरा कि वो कैसे कि ये जो चार्ज हमारे पास रिजल्टेंट चार्ज आया है वो -2 है और ये रिजल्टेंट चार्ज क्या है, +2 है और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
अब हमारे पास कुछ और इस तरह की प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक जनरल केस यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उससे फिर रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आते हैं, वो आप लोग जो है विद प्रैक्टिस जब करेंगे तो फिर हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे एक केस डिस्कस करते हैं, और वो केस क्या है, इफ टू बॉडीज आर, इफ टू चार्ज्ड बॉडीज, अगर आपके पास दो बॉडी हो और दोनों बॉडीज क्या हो, चार्ज बॉडी हो, और उनको हम अटैच करते हैं या कनेक्टेड करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, कनेक्टेड करते हैं, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। और ये बहुत जनरल सा कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेवेंट बहुत सारे एमसीक्यू जो हैं वो अपेयर होते हैं, ठीक है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है। अब देखिए जरा, सपोज करते हैं हम इसकी कंडीशन कुछ यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करें कि अगर चार्जेस जो हैं, क्योंकि दो चार्ज बॉडीज हैं, अगर ये जो सिचुएशन है दो तरह की हो सकती है, चार्ज बॉडी जो है दो बॉडी कुछ इस तरह की हो सकती है, उनके ऊपर चार्जेस क्या होंगे, सिमिलर चार्जेस हो सकते हैं, या फिर उनके इसलिए क्या हो सकता है, ऑपोजिट चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। चार्ज बॉडीज का है तो चार्ज बॉडीज डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, दो ऐसी बॉडीज हो सकती हैं जिनके ऊपर सेम चार्ज है, और दो बॉडीज ऐसी हो सकती हैं जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज है। अगर दो बॉडी ऐसी जिनके ऊपर सिमिलर चार्जेस हैं, तो आपने जो रिजल्टेंट चार्ज निकालना है वो इस तरह से होगा। अब देखें, दो चार्ज बॉडी को आपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, देन डेफिनेटली वो एक दूसरे के चार्जेस को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और जैसे ही वो चार्जेस को शेयर करेंगे तो उनके चार्ज शेयर होने की वजह से रिजल्टेंट चार्ज जो है वो कुछ चेंज हो जाएगा। अब वो देखिए कैसे होगा कि अगर आपके पास सिमिलर चार्जेस हो तो जस्ट आपने क्या करना है, दोनों चार्जेस को ऐड करना है और आपने डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। दो चार्जेस और चार्ज बॉडीज हैं और दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, तो उस केस में आपने दोनों चार्जेस को प्लस करना है और डिवाइड किससे कर देना है, 2 पे कर देना है। जस्ट इन केस ऑफ ऑपोजिट, अगर बॉडी के ऊपर चार्ज क्या है, ऑपोजिट है, तो इसका जो रिजल्टेंट चार्ज आएगा उसमें आपने क्या करना है, q1 माइनस q2 करना है और डिवाइड कर देना है 2, ठीक है। अब ये तो रिजल्टेंट चार्जेस के बारे में हम बता रहे हैं, अब इनकी रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी। सपोज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, सपोज करें कि आपके पास एक पॉजिटिव 3 चार्ज है और दूसरा है पॉजिटिव 6 कूलम चार्ज। अब देखें, अगर हम इसके बिटवीन अभी हमने इनको टच नहीं अगर किया, इंडिविजुअल केसेस देखते हैं, तो इंडिविजुअल केसेस के अंदर क्या है कि q1 +3 है और q2 जो है वो क्या है, 6 है। अब इनकी रिजल्टेंट फोर्स कितनी आएगी, देखें वो आएगी 18 न्यूटन, क्योंकि ये जस्ट हम बाकी सारी चीजों को हम थोड़ा सा साइड पे देते हैं, जस्ट इसी को देख रहे हैं, चार्ज को देख रहे हैं, तो इन दोनों की जो फोर्स आती है वो कितनी आ रही है, 18 न्यूटन। अगर हम इन दोनों को अटैच करें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दें, तो फिर हम अगर न्यूटन फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें देखिए क्या होगा, +3 + 6 ओवर कितना आ जाएगा, 2, तो ईच चार्ज जो है वो हो जाएगा 9/2 which gives 4.5। अब आपके पास ये जो सिचुएशन बनेगी, ये आपके पास सिचुएशन जो है ये 18 न्यूटन आंसर नहीं जाएगा, बल्कि अब ये 4.5 मल्टीप्लाइड 4.5 होगा, जो कि इस 18 न्यूटन से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। सॉरी, ये जो है इससे क्या होगा, ग्रेटर आंसर होगा। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसको कहेंगे Fn। तो हम कह सकते हैं कि जब सिमिलर चार्जेस या सिमिलर चार्ज बॉडीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट की जाती हैं, तो उनकी जो न्यू फोर्स आती है वो ग्रेटर होती है पहले वाली फोर्स से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है कि जब हम दो सिमिलर चार्ज बॉडीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो उनकी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेटर होती है। अब यहाँ पे आपके पास सिचुएशन क्या होगी, यहाँ पे सिचुएशन उसकी ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो आपके पास इसमें रिजल्ट क्या आएगा कि जो न्यू फोर्स है, ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो स्मॉलर होती है एक्चुअल फोर्स से। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप दो सिमिलर चार्ज बॉडीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ग्रेटर फोर्स होगी। और अगर दो ऑपोजिट चार्ज बॉडीज को कनेक्ट किया हुआ है तो फिर आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो स्मॉलर फोर्स होगी। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट
प्रॉब्लम जो कि कूलम लॉ से रिलेटेड थे और उनको हमने डिस्कस किया है। लेकिन ये सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है वो आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। इस तरह के चार्जेस की केसेस आप कंसीडर करें और इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए और कूलम लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ हमने कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम जो है इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले लेक्चर को नेक्स्ट में भी करेंगे और इससे नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे